हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली सो दैट हम क्लास को शुरू कर सकें, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन को। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे डिस्कशन को। जो प्रीवियस लेसन हमने डिस्कस किए थे कंटेंट कंसेप्ट को, उसके ऊपर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं। विच स्टेप फॉलोज डॉक्यूमेंट फिलिंग इन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर के अंदर डॉक्यूमेंट का फिल करना, ये किस स्टेप के बाद आता है? एग्जीक्यूशन के बाद आता है, लीगल प्रोसीजर्स के बाद आता है, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स के बाद आता है, या रजिस्टरिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंसेस आता है? सो विच स्टेप फॉलोज डॉक्यूमेंट फिलिंग इन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर? सॉरी, कौन सा प्रोसेस इनमें से हम फॉलो करते हैं डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद? पहले नहीं, डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद। तो दैट इज द क्वेश्चन। सो उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसके लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना, उसका स्पेसिमेन सिग्नेचर, या उसको रजिस्टर करवाना विद रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंसेस। तो इनमें से कौन से स्टेप को लिया जाता है आफ्टर फिलिंग द डॉक्यूमेंट? सो डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन, यानी उसके ऊपर सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। What is the consequence of leaving unfilled gaps or multiple undeleted options in the document? So document के अंदर अगर हम gaps को छोड़ देते हैं या multiple undeleted options रह जाती हैं, तो उसके consequences क्या हो सकते हैं? तो ये हमारे options हैं। Document becomes invalid, bank loses priority over the security, document becomes a binding contract, या डॉक्यूमेंट में लीड टू एम्बिग्विटी एंड लीगल डिस्प्यूट। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इज करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बन जाता है डी। डॉक्यूमेंट में एम्बिग्विटी हो सकती है और उससे लीगल डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। सो एम्बिग्विटी होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड ओवरराइटिंग बी स्क्रप्सली अवॉइडेड व्हाइल कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट? तो जो ओवरराइटिंग है उसको हर हालत में क्यों अवॉइड किया जाए जब डॉक्यूमेंट को कंप्लीट किया जा रहा है? इट में लीड टू एम्बिग्विटी, इट में क्रिएट डिस्प्यूट्स, इट में रेंडर डॉक्यूमेंट इनवैलिड, या इट में रिजल्ट इन लूजिंग प्रायोरिटी ओवर द सिक्योरिटी। सो व्हाई शुड ओवरराइटिंग बी अवॉइडेड? तो इनमें से कौन सा वो रीजन है जिसके कारण ओवरराइटिंग हमें अवॉइड करनी है हर हालत के अंदर? क्वेश्चन नंबर 3। So what is answer for question number 3? So क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर बनता है वो बनता है कि इससे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं ओवरराइटिंग से। इफ एनी ऑल्ट्रेशन इज नेसेसरी इन द डॉक्यूमेंट, हाउ शुड दे बी मेड? अगर कोई ऑल्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में करना जरूरी हो जाए तो उसे किस प्रकार से किया जाएगा? बाय कटिंग एंड रीराइटिंग द कंटेंट, बाय ओवरराइटिंग द कंटेंट नीटली, by leaving the alterations as they are, or by using different color income for all the alteration?
सो डिफरेंट कलर इंक फॉर द ऑल्ट्रेशंस। तो इनमें से क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आंसर? सो सभी ऑप्शंस को हमने केयरफुली रीड करना है और फिर आंसर को प्रोवाइड करना है। सो लाइव क्लास के स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो लेसन वाले स्टूडेंट इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे अपनी कॉपी के अंदर और फिर उसको कंपेयर कर लेंगे विद द गिवन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा आंसर बन जाता है ए, कटिंग एंड रीराइटिंग। तो उसको कट करेंगे ऑल्ट्रेशन को और फिर उसको रीराइट करेंगे। To avoid suspicion about a document being filled out after execution, who should fill the entire document? तो सस्पिशन, डाउट को अवॉइड करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट साइन हो चुका हो तो उसके बाद उसको फिल कौन करेगा? हु शुड फिल द एंटायर डॉक्यूमेंट? 2 बैंक ऑफिशियल्स, द बैंक मैनेजर एंड एग्जीक्यूटेंट, the same person in a single sitting, the lawyer representing the executant। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि वो एप्रोप्रिएट है क्वेश्चन के मुताबिक? सो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को टिक करें या आंसर प्रोवाइड करें। So what is the answer for question number 5? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा आंसर बनता है सी, वही पर्सन जिसने उन डॉक्यूमेंट को पहले फिल किया है तो वही पर्सन उन डॉक्यूमेंट को फिल करेगा। When executing the document in a representative capacity, what should be clearly mentioned? अगर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में यानी एज एजेंट, तो उस केस में क्या क्लियरली मेंशन करना होगा? बैंक अकाउंट डिटेल्स को, नेम ऑफ बैंक ऑफिशियल प्रेजेंट को, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द एग्जीक्यूटेंट को या डेट एंड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन को। तो जब रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में डॉक्यूमेंट साइन होगा तो इनमें से क्या क्लियरली मेंशन करना होगा? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आंसर? तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर बनता है सी, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। अगर वो पार्टनरशिप के लिए एग्जीक्यूशन हो रहा है तो पार्टनर, अगर वो ट्रस्ट के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है तो ट्रस्टी, अगर वो कंपनी के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। इन केस ऑफ लोन टू ए माइनर whose signature should be obtained on the documents, अगर हम लोन दे रहे हैं माइनर को तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर किसके रहेंगे? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, बैंक मैनेजर्स के, गार्डियन के, 2 बैंक ऑफिशियल्स के या एग्जीक्यूटर्स के। तो सभी ऑप्शंस को हमने केयरफुली रीड करना है और फिर आंसर को प्रोवाइड करना है। सो रीड करिए सबसे पहले सभी ऑप्शंस को केयरफुली और फिर क्वेश्चन को भी रीड करिए केयरफुली और फिर उसका आंसर प्रोवाइड करें। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है गार्डियन के सिग्नेचर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Why do bankers often take signature of executant on all pages of the document? बैंकर्स आमतौर के ऊपर हर एक पेज के ऊपर सिग्नेचर लेते हैं बोरोर के,
तो ऐसा क्यों किया जाता है, वाई इट इज सो। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू प्रूव डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिसिटी, टू इंश्योर एग्जीक्यूटेंट नोज द कंटेंट्स, टू अवॉइड डिस्प्यूट विद द बैंक ऑफिशियल, और टू मेक डॉक्यूमेंट ए लीगली बाइंडिंग बॉन्ड। तो देखिए इसमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि वो ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। टू प्रूव डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए, या ये सुनिश्चित करने के लिए कि एग्जीक्यूटेंट यानी साइन करने वाला पर्सन उसमें जो लिखा है उसके बारे में उसको जानकारी थी, या डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, या डॉक्यूमेंट को लीगली बाइंडिंग बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखिए कौन सी ऑप्शन आपको एप्रोप्रिएट लगती है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारी बनती है बी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एग्जीक्यूटेंट जो उसका एग्रीमेंट है उसके कंटेंट को ठीक से अंडरस्टैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ शुड ऑल्ट्रेशंस और कटिंग्स इन द डॉक्यूमेंट बी ऑथेंटिकेटेड। सो डॉक्यूमेंट में अगर ऑल्ट्रेशंस हुई हैं या उसमें कटिंग्स हुई हैं तो उसको ऑथेंटिकेट कैसे करना है। सो हाउ दैट इज टू बी ऑथेंटिकेटेड, बाय यूजिंग डिफरेंट इंक कलर, by affixing a bank stamp, by witness a signature, or by the full signature of the executant, executant के full signatures के साथ। तो इसमें से किसको फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 9 के केस में। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फुल सिग्नेचर हमने लेने हैं एग्जीक्यूटेंट के। अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटेंट है तो फिर सभी के फुल सिग्नेचर, इनिशियल्स नहीं, फुल सिग्नेचर की जरूरत है। व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को साइन करवाने के बाद हमने डॉक्यूमेंट रजिस्टर में क्या लिखना है, क्या रिकॉर्ड करना है। बैंक अकाउंट का डिटेल्स, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, नेम्स ऑफ 2 बैंक ऑफिशियल्स, या एक्सप्लेनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट इज इन ए नॉन लैंग्वेज। तो हमने क्या उसके अंदर रिकॉर्ड करना है रजिस्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, सो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी स्टेटेड इन दिस रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में ये बताना होगा कि डेट कौन सी थी और टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सा था जब उस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया। तो दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द गिवन सिचुएशन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोर्ट रूलिंग, व्हाट डज विटनेसिंग ए डिमांड प्रॉमिसरी नोट मेकर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट मेक इट। सो डिमांड प्रॉमिसरी नोट के ऊपर अगर विटनेस करवाए जाते हैं मेकर के सिग्नेचर, तो कोर्ट का रूलिंग क्या कहता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वो रजिस्टर्ड मॉर्टगेज है, वो अटेस्टेड बॉन्ड है, या एविडेंस है बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कोर्ट का रूलिंग क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के मुताबिक। तो ये हाई कोर्ट का रूलिंग है जिसके बेसिस के ऊपर इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। सो कोर्ट का रूलिंग क्या कहता है। सो कोर्ट का रूलिंग है कि वो एक अटेस्टेड बॉन्ड नहीं बनेगा। सो इट विल नॉट बिकम एन अटेस्टेड बॉन्ड। तो इट विल नॉट बिकम एन अटेस्टेड बॉन्ड। तो यहां पे नॉट वर्ड साथ में आना चाहिए। It will not become an attested bond. What are necessary legal procedures for providing advances to limited companies against their assets? अगर हम किसी लिमिटेड कंपनी को लोन देते हैं उसके एसेट के अगेंस्ट, तो क्या लीगल प्रोसीजर नेसेसरी है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। प्रेजेंटिंग फॉर्म्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज, प्रेजेंटिंग फॉर्म्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, registering the document with the 2 bank officials, या signing all page of documents in a single sitting।
तो हमने बताना है कौन सा लीगल प्रोसीजर इनमें से रिलेटेड है इस केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? सो आंसर हमारा बनेगा बी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हमने उन फॉर्म्स को प्रेजेंट करना है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 13। व्हेन शुड मॉर्गेज डीड बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंसेज? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमने मॉर्गेज डीड को कितने पीरियड में प्रेजेंट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए? विद इन 4 months ऑफ एग्जीक्यूशन, within 2 months of execution, after obtaining a court ruling, या at the same time as document filling। So क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या बनेगा? सभी ऑप्शन को और क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और फिर उसका आंसर प्रोवाइड करना है। और पेपर में भी अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारे स्कोर इंप्रूव करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आवर आंसर विल बी ए, विद इन 4 months आफ्टर इट्स सिग्नेचर्स। व्हाट इज consequence of not observing required legal procedure for registered mortgages? रजिस्टर्ड मॉर्गेजेस के लिए अगर हम इस लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? डॉक्यूमेंट बिकम्स इनवैलिड, बैंक लूजेज प्रायोरिटी ओवर सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट में लीड टू एम्बिग्विटी एंड लीगल डिस्प्यूट, या मॉर्गेज डीड विल बी अटेस्टेड एज ए बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? क्वेश्चन 14, व्हाट इज द आंसर? सो क्वेश्चन 14 के लिए आंसर बनता है बी। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जो हमारी प्रायोरिटी है इन द सिक्योरिटी, वो प्रायोरिटी हम लूज कर जाएंगे। व्हेन शुड डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूशन बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर? सो रजिस्टर में जो रिकॉर्ड करेंगे डॉक्यूमेंट की डिटेल्स, वो हमने कब रिकॉर्ड करनी है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बिफोर एग्जीक्यूशन, आफ्टर डॉक्यूमेंट इज फुली फिल्ड, in the presence of 2 bank officials, after providing advance to the limited company। तो ये कब हमने करना है? At what time this is to be done? So this is to be done in the presence of 2 bank officials। तो ये डिटेल हमने 2 बैंक ऑफिशियल्स इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कीपिंग डॉक्यूमेंट्स वैलिड। सो डॉक्यूमेंट एक बार हमने साइन करवाए तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके बाद वो वैलिड बने रहेंगे फॉर एवर। तो उनको वैलिड हमने फॉर एवर रखना है, सो दैट इन केस ऑफ नीड वी कैन गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव आवर क्लेम। In India, limitation period for debt recovery is governed by Limitation Act of 1963। So इंडिया के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड है डेट रिकवरी के लिए, लोन की रिकवरी के लिए, उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हमें अवेलेबल होंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर। तो ये लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, पहले तो हम इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें। तो लिमिटेशन पीरियड इज द मैक्सिमम गिवन पीरियड, मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। किस पर्पस के लिए? सूट फाइल करने के पर्पस के लिए। बैंक सूट फाइल कर सकता है, ये बैंक का राइट है, लेकिन बैंक का ये राइट अनलिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं होता। सो देयर इज ए लिमिटेड पीरियड अवेलेबल। तो उस लिमिटेड अवेलेबल पीरियड को हम कहते हैं लिमिटेशन पीरियड। दिस एक्ट, दैट इज लिमिटेशन एक्ट 1963, specifies certain prescribed periods within which suits, appeals, applications can be made। तो ये एक्ट क्या स्पेसिफाई करता है? वो स्पेसिफिक पीरियड्स जिसके दौरान
सूट फाइल किए जा सकते हैं, अपील की जा सकती हैं या एप्लीकेशंस डाली जा सकती हैं। और यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड एक जैसा नहीं है। सो कहीं पे ये 3 इयर्स है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में ये 3 इयर्स है, कहीं पे ये 12 इयर्स है, कहीं पे ये 1 ईयर है, कहीं पे ये 30 इयर्स है। A banker can only take legal action to recover dues when documents are within the period of limitation. अगर बैंक ने लीगल एक्शन इनिशिएट करना है लोन को रिकवर करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट उस समय लिमिटेशन पीरियड के विदिन होने चाहिए। If documents have expired or are time barred, the banker cannot pursue any legal recourse for the debt recovery. अगर डॉक्यूमेंट में एक्सपायरी हो चुकी है या डॉक्यूमेंट टाइम बार हो चुके हैं, सो टाइम बार का मीनिंग होता है कि उनमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर कर चुका है, वो ओवर है। इन दैट केस लोन की रिकवरी के लिए बैंक लीगल सूट फाइल नहीं कर सकता। Therefore, banks must ensure that all legal loan documents are valid and within the required limitation period according to Limitation Act. तो इस पर्पस के लिए बैंक को क्या सुनिश्चित करना होगा कि जितने भी लोन डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड बने रहें और विद इन लिमिटेशन पीरियड वो बने रहें अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन बी एक्सटेंडेड इन फॉलोइंग मैनर्स। तो लिमिटेशन का ये पीरियड है, हम इसको क्योंकि हमेशा मेंटेन करना है तो इसको एक्सटेंड कैसे किया जा सके, बिकॉज इनिशियली जब हम डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं तो इसका एक लिमिटेड पीरियड है, तो उसकी कंटिन्यूएशन के लिए हमें उस पीरियड को एक्सटेंड करना होगा। और एक्सटेंड करने के मेथड्स क्या क्या हैं, तो इन मेथड्स को देखने से पहले हम पहले इस मैसेज को ठीक से अंडरस्टैंड कर लें। Free live class, is it enough to pass the exam? Answer is no, because एग्जाम को पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना चाहिए, लेकिन इन क्लासेस में हम पूरे सिलेबस का बहुत थोड़ा पार्ट कवर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। लेकिन ये क्लासेस बहुत यूजफुल हैं पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 45, 46, 48, 49 मार्क्स लेकर के फेल हो जाते हैं। तो जब आप इन क्लासेस को करते हैं तो आपका स्कोर बेटर हो जाता है, तो इसलिए इन क्लासेस को ज़रूर देखिए। हाँ, एट द सेम टाइम फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, उनमें अगर आपको लगता है कि कुछ फंडाज आपको क्लियर नहीं हो रहे या आपको ये नहीं पता चलता कि क्या उसमें से करें क्या छोड़ दें, या उसमें प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस पर्पस के लिए आप हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। तो इन वीडियो लेसन्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज एक्सप्लेन किए होते हैं, और इनके साथ अगर हमारे क्वेश्चन बैंक को भी आप यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, तो फिर आपका जो प्रेपरेशन का लेवल है वो बहुत अच्छा बन जाता है। एंड ऑल दिस इज़ अवेलेबल इन आवर ऐप। तो हमारी ऐप में अगर इन प्रोडक्ट्स को अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है तो इनको हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में जा कर के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नो फर्स्ट मेथड है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। Obtaining a written acknowledgement of debt from the borrower before expiry of prescribed period extends the limitation period. So limitation period को extend करने के लिए हम borrower से एक written acknowledgement ले सकते हैं। So ये acknowledgement होगा कि उसका हमारे पास debt outstand कर रहा है, तो वो acknowledge करेगा, वो accept करेगा कि उसने बैंक का पैसा देना है, और ये एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, और ये हमने कब लेनी है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। तो जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है उसके ख़त्म होने से पहले इस टाइप का एक्नॉलेजमेंट हमें ऑब्टेन करना होगा। सो नॉर्मली बैंकों में ये प्रोसीजर होता है कि
एवरी ईयर वो इस प्रकार के एक्नॉलेजमेंट एज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर्स ऑब्टेन करते हैं, सो दैट किसी भी केस में ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर कर गया है। सेकंड मेथड है पार्ट पेमेंट। लिमिटेशन पीरियड इज एक्सटेंडेड इफ बोरोर or their authorized agent makes a part payment of the loan before expiry of the document। तो ये तो हो गया एक मेथड एट नंबर 1। सो सेकंड मेथड है कि अगर बोरोर अपने लोन आउटस्टैंडिंग का कुछ पार्ट पे कर देता है, अपने आप पे करता है या उसका एजेंट पे करता है, तो वो जो रीपेमेंट किया जाएगा तो उससे भी जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा। Evidence of such payment must be signed by the borrower or their authorized agent। तो जैसा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो वो जो साइन करना है डिपॉजिट स्लिप को, तो वो या तो बोरोर अपने आप साइन करेगा या उसका अथोराइज्ड एजेंट साइन करेगा जिसने उसको अथोराइज किया हो। If limitation period expires, a fresh set of document is required and new limitation period will start from the date of executing these documents। तो ये वर्चुअली तीसरा मेथड बन जाता है कि अगर लिमिटेशन का पीरियड एक्सपायर कर चुका हो तो उस केस में what we need to do, so we need to do is to obtain fresh set of document। जैसे वो कोई नया लोन है उस प्रकार से इसके डॉक्यूमेंट लेने होंगे, लेकिन कोई नया लोन नहीं दिया जाएगा, सो फॉर द ओल्ड लोन नए डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। और जब उन नए डॉक्यूमेंट्स को लिया जाएगा तो लिमिटेशन पीरियड उस डेट से शुरू होगा जब उन नए डॉक्यूमेंट को साइन किया गया। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन वेरीज between different type of documents such as 3 years from execution date for DP note and 12 years for a mortgage। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दी गई हैं लिमिटेशन पीरियड को लेकर के। सो लिमिटेशन का पीरियड वेरी करता है, डिफर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर वो डिमांड प्रोमिसरी नोट है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल का होगा फ्रॉम डेट ऑफ सिग्नेचर्स। सो दैट मीन सिग्नेचर की डेट से लेकर के हम अगले 3 साल के अंदर सूट फाइल कर सकेंगे इन केस ऑफ नीड। मॉर्गेज के केस में इट इज नॉट 3 years, मॉर्गेज के केस में इट इज 12 years। सो इसी तरह से ये लिमिटेशन पीरियड 12 साल, 3 साल, 30 years, 1 year फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होगा। तो उस केस में बैंकर को लिमिटेशन एक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना हमारा एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बन जाता है। रिन्यूअल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चलिए फ्रेंड्स, रिन्यूअल ऑफ डॉक्यूमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेसन, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और कंटिन्यूटी में करना इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सो आज के इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर, अगर आज के सेशन के साथ आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए एंड वी विल सूटेबली आंसर इट। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, सो हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको लाइक करें और उसको शेयर करें विद योर अदर फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे नोटिफिकेशंस को मिस कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपको सभी हमारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और रिन्यूअल ऑफ डॉक्यूमेंट को हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।